सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग दिसंबर 2019 का जो आपका पेपर है गणित का, उसको हम लोग पूरा 300 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी आपके सॉल्व करने वाले 15 क्वेश्चन हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के, ठीक है। तो सभी को देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? पहला ऑप्शन है, देखिए, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। सूत्रों को स्मरण करने की, फॉर्मूलाज को याद रखने की। तो याद रखने की क्षमता ये तो हो गई, यह हो गया आपका रटने वाली क्षमता एक तरीके से। तो यह तो गणित का सूचक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने में क्षमता, परिभाषा भी रटने वाली बात हो गई। इसके बाद देखिए, तीसरा है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कैसे होता है या गणित में ये चीज कैसे होती है, ठीक है। 2 गुणे 3 6 कैसे होता है, ये सब जो एबिलिटी है जस्टिफिकेशन की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग गणितीय तर्कणा, मैथमेटिकल रीजनिंग की क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब ये जो तीसरा ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। चौथा देखिए, परिकलन में निपुणता की क्षमता। तो प्राथमिक स्तर पे कैलकुलेट करने की जो क्षमता है वो इफेक्टिव होना तो जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। तो यह भी आपका चौथा भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही जो ऑप्शन है वह तीसरा है। इसके बाद आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि ज्योमेट्री अगर प्राथमिक स्तर पे बच्चों को पढ़ानी है तो क्या डिजायरेबल प्रैक्टिस होनी चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितिक शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दूसरा है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। तीसरा है, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। इसके बाद चौथा है, बच्चों को प्रचुर अवसर दिया जाना चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। अब देखिए, ज्यामिति बच्चों को बस डिफरेंट आकृतियां दिखानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पे ना आप बहुत ज्यादा बच्चों को शब्द संग्रह, बहुत सारा वोकेबुलरी, बहुत सारे शब्द आप नहीं सिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। और बहुत सारी आकृतियां आप बच्चों को खुद देखने दीजिए, जो उनका इंट्यूटिव खुद से जो वो सीखेंगे प्राथमिक स्तर पे, वे ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो उनको बस अवसर की आवश्यकता है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है अगर आपको ज्योमेट्री सिखाना है। तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है, चिल्ड्रेन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स इन अ सुपरमार्केट इज गिवन फॉलोज। यहाँ पे आपको देखिए विभिन्न सब्जियों का दाम दिया गया है और नीचे बताया गया है कि संजय ने आधा किलो टमाटर, 1 किलो आलू, आधा किलो गाजर और 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल कलर को काउंटर पर 200 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, यह पूछा जा रहा है। तो कितने रुपए वापस मिलेंगे यह इस पे निर्भर करता है कि कितने रुपए की उसकी सब्जी आ रही है, जो उसने सामान लिया है उसके कितने रुपए हो रहे हैं। सबसे पहले हमें यह निकालना पड़ेगा। तो यह निकालने के लिए देखिए, आधा किलो उसने टमाटर लिया है और 1 किलो टमाटर का दाम है 40 रुपए। तो टमाटर कितने का हो गया? 20 रुपए का। और आलू का दाम देखिए 2 किलो का 25 रुपए और उसने लिया है 1 किलो आलू। तो कितना हो गया इसका दाम? 12.5 हो गया। इस तरीके से गाजर उस 250 ग्राम 20 रुपए का उसने लिया है आधा किलो गाजर, तो ये हो गया 40 रुपए का गाजर उसने ले लिया। और लौकी उसने नहीं खरीदा है, मिर्च 250 ग्राम खरीदा है। 100 ग्राम मिर्च है 10 रुपए की, तो 250 ग्राम कितने की हो जाएगी? 2.5 गुना, यानी कि 10 में 2.5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 रुपए की मिर्च हो गई। इसके बाद देखिए नींबू
4 पीस हैं 10 रुपए के, उसने लिए 6 पीस तो 15 रुपए का हो गया। इस तरीके से टोटल आप करोगे तो 25 और 15 40 और 40 80, 80 और 20 100 और 12.5 112.5 रुपए की सब्जियां हो गई। अब आपसे बोला जा रहा है कि 200 रुपए का नोट उसने दिया है, 200 रुपए का नोट दिया है और 112.5 रुपए की सब्जी हुई है। तो देखिए 80 सीधा सीधा बच रहा है और 7 और 5 यानी कि 87.50 रुपए, यही उत्तर हो जाएगा। 87.5 रुपीज काउंटर वाला उसे वापस करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है। The parking rates of a car in a railway station parking are depreciated as follows. A है up to 2 hours 50 rupees, more than 2 hours 75 rupees, after 5 hours 10 per extra hour up to 8 hours, more than 8 hours 150, more than 12 hour up to 24 hours 250। ये है, ठीक है, इन्होंने रेट्स दिया है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि राजीव पार्क्स हिज कार 7 AM एंड कम्स बैक पिकअप 4:30 PM ऑन द सेम डे, हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे। अब यहाँ पे एक कार पार्किंग के चार्जेस दिए गए हैं और उसके बाद बोल रहा है कि राजीव 7 बजे सुबह जो है वह गाड़ी लगा करके पार्किंग में जाता है और शाम को 4:30 बजे आता है, उसे कितने रुपए देने होंगे। अब यहाँ पे देखिए रुपए लग रहे हैं घंटे के हिसाब से। सबसे पहले हमें निकालना है कितना घंटा राजीव, देखिए 7 AM पे राजीव ने पार्क किया है और उसके बाद 5:30 PM पे उसने पार्किंग में से गाड़ी निकाली। अब देखिए इन दोनों के बीच कितने आवर का गैप है, देखिए 7 और 5 12 हो जाएगा। 12 बजे के बाद फिर 4 घंटे और, यानी कि 9 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे 30 मिनट का कुल टाइम इन्होंने लिया है, यानी कि 9.5 घंटे। अब देखिए 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक कितने रुपए देने होते हैं, 150 रुपए। ठीक है, बाकी और किसी कंडीशन में नहीं आएगा, ये इसी में आएगा, डी वाले कंडीशन में आएगा तो उसे देने होंगे 150 रुपए। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो यह सही हो जाएगा, 150 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है 35। आई एम ए 2 डिजिट नंबर, द डिजिट इन द 10th प्लेस, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस आर consecutive prime numbers. The sum of digits is multiple of 3 and 4. The number is, यह बोला कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अब 2 अंकों की संख्या है, देखिए इकाई और दहाई, ये 2 वंस प्लेस और टेंस प्लेस, यही 2 चीजें होंगी। अब बोला है कि दोनों ही स्थान पे दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं। क्रमिक अभाज्य संख्याएं जैसे अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, ये सभी क्या है, क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। तो जैसे 2 है तो 3 आएगा, या फिर 3 है तो 5 आएगा, इस तरीके से। और इसके बाद क्या बोला है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। 3 और 4 का गुणज होने का, 3 और 4 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है, 3 6 9 12, इसी तरीके से 4 का गुणज होने का मतलब है 4 का पहाड़ा, 4 का टेबल। तो अंकों का जो योग आएगा वह कितना आएगा, वह इनसे कटेगा 3 और 4 से। अब देखिए ऑप्शन से इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पे अगर आप सम करोगे, पहले ऑप्शन में अगर आप सम करते हो 1 और 3 का सम आप करते हो, देखिए 1 और 3 दोनों ही क्या है, अब 1 जो होता है वह ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है। तो इसी कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, यह फेल हो जाएगा इसी कंडीशन में, क्योंकि 1 ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्याओं को बोला गया है, तो 1 को तो लेंगे नहीं। इसके बाद देखिए क्रमिक में 5 और 7 क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं दोनों ही, और दोनों का जो योग आएगा 5 और 7 का वह आएगा 12, और ये 3 और 4 दोनों से कटता है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे 2 और 3 का योग आता है 5, जो कि ना तो 3 से कटता है ना 4 से कटता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और इसी तरीके से 3 और 5 को आप जोड़ेंगे तो 8 जो है वह 3 से नहीं कटता है, तो इसलिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा
वह दूसरा हो जाएगा 57। इसके बाद आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, इन ए 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 8, डिजिट एट यूनिट place is 1/4 of the digit of the tens place. The digit at thousand place is 0. Digit at hundreds place is twice that of unit place, and the digit at the 10,000 place is thrice of digit at units place. What is the number? अब यहाँ पे बोला कि एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है। अब सबसे पहले आप 5 अंकों की संख्या में देखिए क्या होगा, इकाई का अंक होगा, दहाई का अंक होगा, सैकड़े का स्थान होगा, इसके बाद देखिए हजार का स्थान होगा और 10,000 का स्थान होगा। ठीक है, ये 5 स्थान होंगे जिसे इंग्लिश में आप वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस और 10,000 प्लेस बोल सकते हैं। ठीक है, अब दहाई के स्थान का अंक 8 है, पहले बता दिया गया है, दहाई के स्थान का अंक 8 है। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक के 1/4 है, यानी कि इकाई का अंक बराबर अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा दहाई का अंक यानी कि 8 और 1/4 मतलब 1/4 से गुणा कर दीजिए, 4 से 8 काटेंगे 2, यानी कि इकाई के अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक होगा 2। अब हजार के स्थान का अंक 0, हजार के स्थान का अंक 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का अंक का दोगुना है, 100वें के इकाई के स्थान का, इकाई का अंक है 2 और ये हो जाएगा 4 100वें का। अब 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है, तो 2 का 3 गुना इकाई के स्थान का 3 गुना, तो ये हो जाएगा 6, संख्या आ जाएगा 60482। तो पहला जो ऑप्शन है 60482 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड प्लेस व्हेन नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये आपको कितनी संख्याएं दी गई हैं, 3, 2, 5 संख्याएं दी गई हैं, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे कौन सी संख्या तीसरे स्थान पे आएगी यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी यहाँ पे जो संख्या आ जाएगी वह 7.707 ये संख्या आ जाएगी। ठीक, इसके बाद जो संख्या आ जाएगी वह आ जाएगी 7.70 जो दिया गया है, इसको एक और शून्य लिख सकते हैं क्योंकि 3 अंक तक दशमलव तक की संख्याएं यहाँ हमें दी गई हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, दूसरे स्थान पे आएगी और तीसरे स्थान पे जो संख्या आएगी वह 7.07 शून्य भी आप एक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा ये वाली संख्या, तो ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई और बची है ये दोनों संख्याएं, तो ये हो जाएगा 7.007 और इसके बाद देखिए 0.77। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे छोटा बड़ा। ठीक है, तो तीसरे स्थान पे ये संख्या है 7.07। तो चौथा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा 7.07। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, हम देखते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 38, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, इट इज cut into 4 equal squares which is the area of each small squares. What is the area of each small squares आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट करके 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप सोचिए कि एक बड़ा सा वर्ग इस तरीके से है, इसको बराबर 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 4 वर्गों में किस प्रकार से बांटा जा सकता है, आप आमने सामने वाली भुजा का जो है वह मिड पॉइंट ले लीजिए और उसे मिला दीजिए, इसी तरीके से इन दोनों भुजाओं का भी मिड पॉइंट लेकर के मिला दीजिए। तो अब देखिए पूरी भुजा जो थी वह 4 थी, तो ये हो जाएगा 2 और 2। ठीक है, यहाँ पे 4 बराबर भाग आपको 4 छोटे स्क्वायर सब दिखने लगे होंगे, ये भी देखिए 2 हो जाएगा, ये भी 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 2, ये भी 2 और दोनों के बीच की दूरी भी क्या है 2 और 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 छोटे वर्ग तैयार हो गए हैं और उनकी भुजा कितनी 2 है, तो एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, 3 ब्रांड्स ऑफ पेन ABC आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ
10, 12, 24 respectively. If a shopkeeper wants to buy equal number of pens of each brand, which is the minimum number of packets of each brand he should buy. अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 अलग अलग ब्रांड हैं, पेन के अलग अलग कंपनियां होती हैं जैसे कि आपको पता है, और वह अपने जो उनका पेन होता है वह अलग अलग पैकेजिंग में बेचती हैं। कोई 3 पेन एक साथ बेचता है, कोई 4, कोई 10 एक साथ, कोई 12 एक साथ, कोई 24 एक साथ, तो सबका अलग अलग पैकेजिंग होता है। तो यहीं पे 3 ब्रांड्स हैं, ए, बी और सी, और ए ब्रांड जो है वह 10 पेन एक साथ बेचता है, और बी जो ब्रांड है वह 12 पेन का एक पैकेट एक साथ बेचता है, और सी जो ब्रांड है वह 24 के पैकेट एक साथ बेचता है। ठीक, यदि दुकानदार को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखिए कि कोई दुकानदार खरीदारी करने गया है, वह सोच के गया है कि हाँ सभी ब्रांड्स के मैं समान पेन लेकर के आऊंगा। अगर मैं मान लेता हूँ 5 पेन इस ए ब्रांड के ले रहा हूं तो 5 पेन इस बी ब्रांड के भी लूंगा, 5 पेन सी ब्रांड के भी लूंगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब उसने सोचा है कि मैं क्या करूं कि सभी का जो पेन है वह समान आ जाए। तो यहाँ पे वह तरीका क्या लगा सकता है, जैसे ए जो ब्रांड है वह 10 पेन बेच रहा है साथ में, बी जो ब्रांड है वह 12, और सी जो ब्रांड है वह 24 पेन एक साथ बेच रहा है एक पैकेट में। तो अब देखिए 10 पेन है एक पैकेट में, तो एक पैकेट लेगा तो 10 आएगा, 2 पैकेट लेगा तो 20 आएगा, 3 पैकेट लेगा 30 आएगा, 4 पैकेट 40। इसी तरीके से बी 12 एक पैकेट लेगा, 2 पैकेट 24, 3 पैकेट 36, 4 पैकेट 48, और इसी तरीके 24 का अगर एक पैकेट लेगा वह तो 24, फिर 48, 2 पैकेट में, 3 पैकेट में 72, और 4 पैकेट में 96। तो इस तरीके से आप जानते हैं ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पेन की संख्या बराबर लानी है। तो देखिए यहाँ पे क्या ले लेंगे, अब जो हमें कॉमन मल्टीपल मिलेगा सभी में वह सबसे छोटा मल्टीपल हमको चाहिए। ठीक है, कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें चाहिए लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, अब यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं हम लोग 10, 12, 24 का। ठीक है, 10, 12 और 24 का। तो 10 को कितना लिखा जा सकता है, 2 गुणे 5। 12 को कितना लिखा जा सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 3। और 24 को कितना लिखा जा सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहीं से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम में देखिए सबको लिखते हैं। 2 सबसे अधिक बार कहाँ आ रहा है, 24 में आ रहा है, तो 2 का 3 बार गुणा, 2 के घाते 3, और 3 हर जगह नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है। सबसे अधिक बार कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और 5 एक बार आ रहा है। 8 त्रिक 24, 25 120। एलसीएम क्या आ जाएगा, 120, मतलब कि 120 पेन उसको खरीदना पड़ेगा सभी का। ठीक है, 120 ही वह सबसे छोटी संख्या है कि सभी के पैकेट्स जिस अनुसार दिए गए हैं उस अनुसार वह समान पेन खरीद पाएगा। ठीक है, तो 120 पेन अगर खरीदता है तो ए के कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे, ए के 12 पैकेट खरीदने पड़ेंगे, और बी के कितने खरीदने पड़ेंगे, बी के 10 पैकेट। 120 में भाग दे दीजिएगा 12 से, और 120 में 24 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। सी के आपको 5 पैकेट खरीदने पड़ेंगे, सी के 5 पैकेट। तो अब ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन ए में ही दिया गया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा, ए का 12, बी का 10, सी का 5, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखिए, एक अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं हैं, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं। तो एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं को आप लिखिए, तो एक अंक वाली अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 से शुरू हुई होती है अभाज्य संख्याएं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इसके बाद 8, 9 ये दोनों ही भाज्य होते हैं, तो केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं एक अंक वाली। तो यह स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और यहाँ पे नहीं सही वाली स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। ठीक, यहाँ पे देखिए सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्याएं हमने लिखा, तो ये 2 जो है यह विषम संख्या नहीं है, यह एक सम संख्या है। तो यहाँ पे यह स्टेटमेंट जो है वह गलत है, और गलत है इसीलिए यह
सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछा है। गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तो यह एक गलत स्टेटमेंट है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ऐसा नहीं है। दो एक अभाज्य संख्या है और वह सम संख्या है, इवन नंबर। इसके बाद देखिए तीसरा, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। ठीक है, देयर आर इनफाइनिटली मेनी प्राइम नंबर्स, बिल्कुल सही बात है। अब अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के दो गुणनखंड आपको पता ही है, एक तो एक होता है और एक तो वह खुद संख्या। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, बस गलत स्टेटमेंट कौन यहाँ है? यह दूसरा वाला, और इसीलिए यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों को इसमें इंक्लूड करना है। यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों को सम्मिलित करते हुए तक सभी संख्याओं से विभाजित होती है, निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर के 10 की सभी संख्याओं से कटती हो? तो आपको यहाँ पे ऐसी संख्या चूज करनी है जो सभी, इन सभी 1 से लेकर के 10 सभी संख्याओं से कटती हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है, आप इसको चेक करेंगे तो यह सभी संख्याओं से कटेगा। देखिए 1 से तो कटेगा ही, 2 से कटेगा क्योंकि सम संख्या है, 3 से आप चेक करेंगे तो 3 से भी कटेगा, 24 और उसके बाद 12 इस तरीके से कट जाएगा। इसके बाद 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 आता है तो 5 से कटता है। फिर 7 से देखिए, 7 त्रिक 21 और बचेगा 42, 42 भी 7 से कटता है। फिर 8 से आप देखेंगे तो 8 से भी कटेगा। 9 से आप चेक कर लीजिए, 9 दूनी 18, 7 72, 72 भी कटेगा 9 से। तो इस तरीके से 10 से तो कटेगा ही, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आप चेक करना है यहाँ पे। और बाकी संख्याओं आप देखोगे, 10 जो दिया गया है वह 9 से नहीं कटेगा, 8 से 7 से नहीं कटेगा, 100 जो दिया गया है वो भी 9 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। इसी तरीके से 604 जो दिया गया है यह 5 से नहीं कटेगा, तो इसीलिए ऑप्शन 1 जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है, आयशा हैज ओनली ₹5 and 10 coins with her. If the total number of coins she has is 25 and the amount of money with her is 160, then the number of ₹5 and ₹10 coins with R. अब यहाँ पे देखिए उसके पास, आयशा के पास 5 और 10 के केवल सिक्के हैं और कुल उसके पास 25 सिक्के हैं और कुल रुपए उसके पास जो है वो 160 है। तो पूछा जा रहा है कि कितने 5 के सिक्के हैं उसके पास और कितने 10 के सिक्के हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो 5 के 20 सिक्के और 10 रुपए के 5 सिक्के, तो 5 रुपए के 20 सिक्के यानी कि 100 धन 50, 150 रुपए हुआ। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा 90 रुपए, ये हो जाएगा 70 रुपए। 90 धन 70, 160 मिल जाएगा। 90 धन 70, 160 रुपए बी ऑप्शन से कलेक्ट होगा। तो 18 सिक्के 5 के और 7 सिक्के 10 के, 25 सिक्के यही हैं उसके पास। ठीक है, और बाकी आप देखोगे तो भी ये हो जाएगा आपका 50 रुपए और ये 150, 200 रुपए हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये देखिए 75 और 100 कितना, 175 रुपए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी 18 और 7 क्रम से 18 सिक्के 5 रुपए के, 7 सिक्के 10 रुपए के। ठीक है, तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला हम देखते हैं प्रश्न संख्या 43 है, 1/6 ऑफ द ट्रीज इन अ गार्डन आर नीम ट्रीज, half of the trees are Asoka trees and the remaining are eucalyptus trees. If the number of neem trees is 5, how many eucalyptus trees are there in the garden? अब यहाँ पे एक बाग की बात हो रही है। उस बाग में देखिए जितनी भी पेड़ों की संख्या है उसमें का 1/6वां भाग जो है वह नीम के पेड़ों का है। उसके बाद आधे वृक्ष जो है वह अशोक के हैं, आधे वृक्ष, और शेष जो बचे हुए हैं वह यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने पौधे होंगे, कितने पेड़ होंगे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मान लेते हैं कुल जो पेड़ों की संख्या है वह x है। ठीक, अगर x है तो नीम के कितने पेड़ होंगे, 1/6 बोला गया है, 1/6वां भाग, यानी कि 1/6 गुणे x, ये होगा नीम के पौधे।
और नीम के वृक्षों की संख्या आपको दी गई है, यह है 5। x का मान कितना आ जाएगा, 5 गुणे 6 यानी कि 30। टोटल पेड़ों की संख्या हो गई 30। ठीक, अब यहीं पे बोला गया आधे वृक्ष जो है वह अशोक के हैं। कुल पेड़ 30 हैं, तो अशोक के कितने पेड़ हो जाएंगे, 30/2 यानी कि 15। अब 15 पेड़ हो गए अशोक के और 5 पेड़ हो गए नीम के, तो ये हो गए 20 पेड़। और कुल 3 तरीके के पेड़ हैं, यानी कि जो बचे हुए पेड़ होंगे 30 पेड़ कुल हैं और 20 पेड़ जो हैं वह नीम और अशोक के हैं। तो बचे हुए जो 30 - 20 10 जो पेड़ हैं वह किसके होंगे, यूकेलिप्टस के होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है 10 पेड़ यूकेलिप्टस के होंगे। ठीक है, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, इवेल्युएट मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका मान हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए लिखा गया है 17.5 गुणे 3 ऋण 21 भागा 7 ऋण 3 गुणे 12.5। अब सबसे पहले हम यहाँ भाग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 17.5 गुणे 3, 21 में भाग होगा 7 का तो बचेगा -3 और 3 गुणे 12.5। अब देखिए अब गुणा सॉल्व होगा, दो जगह गुणा है, गुणा कर लीजिए। देखिए 3 × 5 = 15, हासिल लगा 1, 3 × 7 = 21 और 1 22 और हासिल लगा 2, ये हो जाएगा 52.5 और ऋण 3 माइनस ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 के हासिल लगा 1 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 × 9 3, तो ये आ जाएगा 52 ऋण 5 और देखिए ऋण ऋण जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 40.5। अब घटा दीजिए, 52.5 में से 40.5 घट जाएगा, बचेगा 12। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है, सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस हैव बीन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। लंबाइयों को घटते हुए, यहाँ देखिए लंबाई की 4 यूनिट प्रयोग में हुई हैं। एक mm है, एक dm है और एक cm है और एक तो m है ही यानी मीटर। तो सबसे पहले इन सभी को आपको समझना है, मीटर और डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब देखिए यूनिट्स में मीटर तो हमें पता ही है, मीटर 1 मीटर। अब 1 मीटर में देखिए 1 मीटर आप समझते हैं, फिर उसके बाद आता है डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर का मतलब हो जाता है कि 1 मीटर में 10 से भाग, यानी कि 0.1 मीटर। यानी कि आप अगर कहना चाहें तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। इसके बाद आता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, कितना मीटर, 0.01 मीटर। इसके बाद इससे छोटी यूनिट आती है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 1000 मिलीमीटर मिलते हैं तब 1 मीटर बनता है, तो 0.001 मीटर। तो ये यूनिट्स आप समझ गए। अब ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो चारों अलग अलग दिए गए हैं, जब आपको एक क्रम में लगाना है, देखें अगर आपको देखना है कि कौन सा सही यहाँ पे क्रम है घटता हुआ, तो आपको सभी को पहले एक यूनिट में लिखना होगा। ठीक है, जैसे अगर 4 भिन्न दिए होते, चारों भिन्नों का हम लोग हर समान करते हैं, वैसे अलग अलग यूनिट्स में लंबाइयां दी गई हैं। तो जब तक एक यूनिट में हम इनको नहीं लाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा। तो अब सबसे पहले 8500 mm को अगर हम मीटर में बदलें तो 8500 गुणे mm को लिखेंगे हम अब मीटर में। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.5 मीटर। 8.5 मीटर इसको हम लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए 800 mm हो गया। अब इसके बाद दिया गया है 80 dm और 8 सेंटीमीटर। 80 dm 8 सेंटीमीटर, यानी कि 80 dm का मतलब हो गया 0.1 मीटर और फिर 8 सेंटीमीटर और है तो प्लस 8 × 0.01 मीटर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 8 मीटर और धन ये हो जाएगा 0.08 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 8.08 मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद देखिए है 800 सेंटीमीटर और 8 mm। 800 सेंटीमीटर और 8
mm, तो 800 सेंटीमीटर यानी कि 800 गुणे 0.01 मीटर प्लस 8 गुणे 0.001 मीटर। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 8 मीटर प्लस 0.008 मीटर। और जो चौथी एंटिटी हमें दी गई है वह 8 मीटर दी गई है, जो कि 8 मीटर ही रहेगी। ठीक, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा इसमें ये है 800 mm वाला। सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद देखिए ये बड़ा है 2 नंबर, फिर उसके बाद ये बड़ा है 3, फिर 4। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पहला ऑप्शन जो हम देख रहे थे वो सबसे सही यही पहला ऑप्शन ही है, क्योंकि हमें घटता हुआ क्रम बताना है, घटता हुआ क्रम बताना है। तो सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा यानी कि 8500 mm, 8500 mm, और उसके बाद आएगा दूसरा 80 dm 8 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद आएगा 800 सेंटीमीटर और 8 mm, फिर लास्ट में आएगा 8 मीटर। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, ए ट्रेन लीव्स दिल्ली ऑन 29 अगस्त 2019 एट 16 hours 30 minutes and reaches its destination on 31st August 8:45 hours. The total travel time of the journey. अब देखिए 29 अगस्त को, यहीं पे आप समझिए जो ट्रेन है वह 29 अगस्त को 2019 में निकलती है कितने बजे, 16:30 पे, यानी कि शाम को 4:30 पे, और उसके बाद वह चलती है 30 अगस्त को पूरा चलती है और पहुंचती है 31 अगस्त को कितने बजे, 31 अगस्त को 8:45 पे, 8:45 पे, यानी कि सुबह के 8:45 बजे वह पहुंच जाती है। ठीक, अब जब इस दिन निकली 29 अगस्त को वह 4:30 पे, तो वह शाम से फिर उसके बाद रात 12 बजे तक जब चली होगी, जब दिन चेंज होता है, डेट चेंज होती है, तो तब तक वह कितने घंटे चल चुकी होगी, तब तक वह 12 बजे तक रात के वह चल चुकी होगी। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 5 बज रहा होता, तो 5 और 5 10 और 2 12, यानी कि 7 घंटे और 30 मिनट इधर और है, तो 7 घंटे 30 मिनट। इसके बाद दूसरे दिन जब 29 के बाद 30 अगस्त लगा रात 12 बजे तक, तो रात सुबह और पूरा दिन और फिर 12 बजे तक, यानी कि 30 तारीख को पूरा ट्रेन चलती रही, 24 घंटे 30 तारीख को चली, और 31 तारीख को जब 30 के बाद 31 आया तो सुबह 8 बजे तक, रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक, यानी कि 8 घंटे 45 मिनट उस दिन चली। तो टोटल वह कितना चली, तो देखिए 30 मिनट 45 मिनट जोड़ेंगे तो ये 15 मिनट और 1 घंटे हो जाएगा, तो 1 घंटे हासिल में आ गया। तो ऊपर देखिए 7 का 8 घंटे हो गया, 8 और 24 32 और 8 40 घंटे, 40 घंटे 15 मिनट। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा 40 hours 15 minutes, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं 47 है, a 180 centimeter long wire is formed into rectangle if the width of the rectangle is 30 centimeter, what is the length? ठीक, यहाँ पे बोला गया है प्रश्न संख्या 47 में एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। अब देखिए इसको हम परिमाप से सॉल्व करेंगे। जैसे एक आयत बनाया गया है, एक तार को मोड़ करके जब आयत बनाया गया, तो जो ये पूरी लंबाई रही होगी तार की वह चली गई होगी आयत के परिमाप में, आयत के परिमाप में a प्लस बी कर लीजिए। तो जो टोटल लेंथ है 180 सेंटीमीटर वह हो जाएगी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई नहीं दी गई है, a नहीं दिया गया है, b दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो अब a बराबर जो हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 2 का गुणा होगा 180 माइनस 60 यानी कि 120, और a बराबर आ जाएगा 60। जो लंबाई आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। तीसरा जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, आयत के परिमाप का सूत्र आपको लगाना था, आप आसानी से इसको निकाल लेते। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, व्हेन
asked to write 44. Some students of grade 2 wrote it as 404. As a teacher, how will you address this? जब कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे? जी नहीं, यह तो गलत हो जाएगा, गलत डायरेक्शन हो जाएगी। बच्चों को अंतर पता चलना चाहिए। 44 और 404 में बच्चों को अंतर पता चलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, यह तो गलत है। सही उत्तर लिख के आप उनको सिखा नहीं पाएंगे, जबकि अध्यापन में क्या होता है, सिखाना होता है। अब देखिए, उन्हें मूर्त पदार्थ के विमीय नियम समझाएंगे। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज में या मूर्त पदार्थ के विनिमय नियम में जो संख्याओं का मूल्य होता है और उनके जो स्थान का मूल्य होता है, यह दोनों सिखाया जाता है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, यह इसी प्रिंसिपल में सिखाया जाता है। तो तीसरा जो हो जाएगा, उन्हें मूर्त पदार्थ के विनिमय नियम समझाएंगे। स्थान होता है अंकों का, उसके विषय में बताएंगे। पोजीशन ऑफ जो डिजिट्स होती है उसके बारे में उन्हें बताएंगे। चौथा जो यहाँ पे दिया गया था, ग्रुप देम विथ दोज हु हैव डन करेक्टली। तो बच्चों को उस ग्रुप में बैठा करके कोई मतलब नहीं निकलेगा, जिसने सही किया है उनको अच्छे से संख्याओं के स्थान के बारे में और संख्याओं की वैल्यू के बारे में बताना होगा प्रिंसिपल के द्वारा। अब इसके बाद दिखाइए, प्रश्न संख्या 49 है, द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स कैरिकुलम इज आर। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। अब बच्चों को मैपिंग क्यों सिखाई जाती है, प्रतिचित्रण क्यों सिखाया जाता है प्राथमिक स्तर पे, इसका क्या कारण है? तो त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। अब देखिए, त्रिविमीय, जब बच्चा स्पेस में कैसे क्या चीजें होती हैं, इसको खुद से मतलब बच्चा खुद से अपना दिमाग लगा करके चीजों को समझे, इसको प्रोत्साहित किया जाता है। तो बिल्कुल इसको प्रोत्साहित किया जाता है, इसीलिए मैपिंग सिखाई जाती है। इसके बाद देखिए, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, मतलब प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग। जैसे कि कोई यह 3 सेंटीमीटर की रॉड है, कोई यह 6 सेंटीमीटर की रॉड है, तो यह इससे दुगनी लंबी है। यह प्रपोर्शन किस प्रपोर्शन में है, तो इसको भी बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद देखिए, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, तो यह मेन रीजन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए, संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना, यह भी गलत है। तो यहाँ पे ए और बी सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन जो है ए एंड बी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स टीएलएम कैन बी यूज्ड बाय टीचर टू शो दैट टू रेक्टेंगल्स डिफरेंट डायमेंशन कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्न में से किन संसाधनों, शिक्षण, अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने में कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। अब दो आयत इस तरीके से आप देखिए, यह 3x4 का आयत है और यह 6x2 का आयत है। दोनों का जो एरिया आता है वह 12 आता है, ठीक। यह आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, किन शिक्षण की जो सामग्रियां होती हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियां, टीएलएम जिसे हम बोलते हैं, यह आप किस टीएलएम से सिखा सकते हैं? स्केल से। स्केल आपने देखा होगा, तो स्केल से यह चीजें नहीं सिखाई जा सकती, ठीक है। यह सिखाया जा सकता है ग्राफ पेपर के माध्यम से। ग्राफ पेपर में क्या होते हैं, इस तरीके से बॉक्सेस बने होते हैं, तो आप चाहे तो एक एक बॉक्सेस काउंट करा लोगे, आप दोनों में 12 बॉक्सेस बच्चों को मिलेंगे। तो ग्राफ पेपर के माध्यम से आप सिखा सकते हैं, या फिर थ्रेड से तो नहीं सिखाया जा सकता, टाइल्स से आप सिखा सकते हैं। टाइल्स भी इसी तरीके से वर्गाकार रूप में आती हैं, यूनिट वाली टाइल्स, तो उससे आप सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे बी और डी, ग्राफ पेपर और टाइल्स, बी और डी, ऑप्शन तीसरा जो है बी एंड डी, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट
part of primary school mathematics curriculum as per NCF 2005। NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो इसमें है अनुपात, जो है वह 2005 NCF के अनुसार वह गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, अनुपात रेशियो। इसके बाद देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स? निम्न में से गणित के उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या गणित का स्वरूप। तो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इसका कारण हो सकता है। अब कहीं समाज में पढ़ाई को इतना प्रोत्साहन ही नहीं दिया जाता है, तो गणित में उपलब्धि किस प्रकार से आ सकती है? तो बहुत जरूरी है, समाज का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव जो है वह समाज का ही है, तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू एक्सप्लेन 1/4 इज लेस देन 1/3? यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त होगी? यूजिंग नंबर चार्ट, यूजिंग LCM, यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, यूजिंग डाइंस ब्लॉक्स, या फिर अब यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा मेथड जो होगा, एक आप पेपर की स्ट्रिप लीजिए, 2 पेपर की स्ट्रिप लीजिए बल्कि, और समान लेंथ की आप पेपर की स्ट्रिप ले लीजिए और एक को आप बराबर 3 भागों में बांट दीजिए और एक को आप बराबर 4 भागों में बांट दीजिए और आप दिखाइए कि 1/3 जो भाग है वह 1/4 से लंबाई में बड़ा है। आप फिगर के माध्यम से यहीं पे दिखा सकते हैं। तो यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स ये सही हो जाएगा, कागज की पट्टियों का प्रयोग। 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस? प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना कर सकें। तो पाठ्य योजना में ये भी होता है कि इसलिए पाठ्य योजना बनाई जाती है ताकि बच्चों को अवसर मिल सके। जो भी हम अपनी योजना बना रहे हैं उसमें बच्चों को, विद्यार्थियों को अवसर मिल पाए कि वह अपने जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्ड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एग्रीमेंट विथ द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, गणित तथ्यों को सिखाने के बारे में है, गणितज्ञों के सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, गणित पूर्णतः विषय परक है। तो गणित का जो संरचनात्मक दृष्टिकोण होता है, रचनावादी जो दृष्टिकोण होता है, वह मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए, विजुअलाइजेशन इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड ए फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक क्लासरूम? निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? तो किसे नहीं माना जा सकता है? यहाँ पे देखिए गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है,
अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया की विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे नहीं, जो सही नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट, मतलब प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। मतलब ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं वह प्राइमरी स्तर पे नहीं होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे यह ऑप्शन गलत है, गलत स्टेटमेंट है, इसलिए यह सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग। इसके बाद है प्रश्न संख्या 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद द रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का अवसर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पे हो सकता है। कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, विद्यालय में जो दिए जाने वाले निर्देश हैं उसकी जो भाषा है वह अगर बच्चा समझ पा रहा है तो अच्छा प्रदर्शन करेगा, अगर नहीं समझ पा रहा है तो खराब उसका प्रदर्शन होगा। तो बिल्कुल असर पड़ता है, तो ये सही है। इसके बाद देखिए, गणित के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। तो गणित में ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बोला जा रहा है क्योंकि गणित किसी का स्वभाव नहीं होता है, सब में ऐसे स्वाभाविक नहीं होता है, उसको सीखना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है, ठीक है। तो गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन, यहाँ उत्कृष्ट प्रदर्शन किसी में स्वाभाविक नहीं होता है। तो यह गलत ऑप्शन है, नहीं वाला हमको चूज करना था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भी पढ़ सकते हैं आप। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर पड़ सकता है। बिल्कुल, अध्यापक के विचारों का प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि अध्यापक के ही विचार, अध्यापक अगर सोच रहा है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया और आगे बढ़ जाता है तो बच्चे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। तो विचारों का प्रभाव पड़ेगा। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। स्टूडेंट्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट्स देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। तो हाँ, कुछ ना कुछ हद तक प्रभाव पड़ता ही है इसका भी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रंस। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो यह आपका जो क्वेश्चन है यह जीन पियाजे के सिद्धांत से है, आप एक तरीके से समझ सकते हैं। तो यह बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, यह सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ बोतल, क्योंकि आपको पता है कि कई तरीके से व्यू हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी बोतल का, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक है टॉप व्यू नहीं है, ये है साइड व्यू। अब इसके बाद देखिए 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह गुणात्मक प्रकृति का है, एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। यह योगात्मक प्रकृति का है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। तो यह गलत है, ठीक है, नहीं, तो इसीलिए यह सही होगा। इट फॉलोज बेस 2 सिस्टम, जबकि यहाँ पे बेस 10 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 8 9 मतलब बेस 10 की प्रणाली यहाँ पे प्रैक्टिस में लाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए यह जो गलत ऑप्शन है यही हमें चूज करना था, इसलिए यह सही हो जाएगा। इट फॉलोज बेस 2 सिस्टम। देखिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 60, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम। I have 6 pencils. Manish has 2 more than me. How many pencils does Manish have? निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? यह तुलनात्मक जमा है। देखिए पहले 6 था, फिर 6 के बाद से अधिक, ठीक है, तो यह तुलनात्मक जमा है, कंपैरिजन एडिशन है, कंपैरिजन एडिशन। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी जो 300 प्रश्न थे यह हमने यहाँ पे कर लिए। अब आपको यह
क्लास पसंद आई होगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक आपको शेयर करना है, कम से कम 5 दोस्तों में आपको शेयर करना है। सभी प्रश्न देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करा रहे हैं आपको। सभी ईयर्स के सभी सब्जेक्ट के सीटेट के सॉल्व पेपर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक जो है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको क्लास कैसी लग रही है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो कमेंट करना जरूरी है, आपका फीडबैक मस्ट है, तो आप कमेंट करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बगल में होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट करिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए, ठीक है। तो ऐसे ही चैनल से बने रहिए, सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए और अपने तैयारी को बेहतर करिए। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।